दर्शकों नमस्कार। आज हम आपके लिए इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिन्हें पूरा देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जाना जाता है। भारतीय रंगमंच के शिखर पुरुष श्री रतन थ्याम हमारे साथ हैं। रतन थ्याम भारतीय रंगमंच और दुनिया के रंगमंच पर अपने सौंदर्य बोध के लिए जाने जाते हैं, अपनी विरल रंगमंचीय रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। आपने जीवन, जगत, प्रकृति तमाम पक्षों को अपनी प्रस्तुतियों में स्पर्श किया है और दर्शकों के संसार को, दर्शकों के रंगमंचीय अनुभव को विस्तारित किया है। रतन जी, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे जी कि पटना आकर कैसा लग रहा है आपको? अरे, पटना आकर ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत दिनों से तो मतलब यही सोच रहा था कब पटना पहुंचेंगे, कब पटना पहुंचेंगे। आप लोग जानते हैं और आप हमारे दोस्त रहे हैं इतने पुराने, तो और पटना जैसे जगह जो है, एक तो ऐतिहासिक है और दूसरे ये हैं कि इसके साथ मेरा पता नहीं कैसे एक अजीब सा लगाव है, क्योंकि मैं वैशाली तक की बात कर सकता हूँ, वहाँ अशोक स्तंभ की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतने लंबे पोएम लिखे हैं, कविता लिखे हैं इसके ऊपर। मतलब सारे जो चीज़ें हैं, यहाँ के म्यूज़ियम, यहाँ के माहौल जो है, और ख़ास तौर से आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट जो मैं देख रहा हूँ पटना में इतने साल में, मेरे ख्याल से इसीलिए बार बार मुझे आने का दिल करता है। और आकर और क्या, मतलब हम बहुत मज़े ले रहे हैं, खुश। आप भारत के सफलतम निर्देशकों में हैं। अरे वैसे सफलता के पैमाने कई होते हैं, अलग अलग पैमाना होता है इसका, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? अरे, लोग मुझे प्यार से सफल निर्देशक बोलते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आदमी जो है वो शायद एक ऐसे चीज़ है जो कि जिनका घोंसला जो है, वो जो छोटे चिड़िया का घोंसला, चाहे वो बिहार में हो, उसके जन्म हो, या कहीं भी एक छोटे गांव में जन्म लिए हो, छोटे पंछी जो हैं उसका घोंसला बहुत छोटा होता है। लेकिन वही पंछी अगर ये सोचने लगे कि ये जो पूरे दुनिया हमारे हैं, हमारे लिए खुले हैं, और ये आकाश पूरे हमारे लिए बने हैं, तो उसके दिमाग का जो परिसर है, उसके दिमाग का जो विस्तार है, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और मैंने सिर्फ ये सोचा कि भाई, अगर मैं बहुत छोटे जगह पे जन्म भी हमारा हुआ है, फिर भी मैं इस संसार को, इस दुनिया को जानने की कोशिश करूं, इस दुनिया की कला और संस्कृति को जानने की कोशिश करूं, इस दुनिया के सभ्यता को जानने की कोशिश करूं। सभ्यता, आपको पता ही है कि सभ्यता मोहनजोदारो, हड़प्पा से लेकर आज तक इंडिया के, भारत के सभ्यता में जो चेंजेस आए हैं, वो कितने चेंजेस आए हैं। और ख़ास तौर से अब पेंडेमिक के बाद जो भी होगा, मतलब वो एक बहुत अलग कल्चरल सिविलाइजेशन होगा। तो ये सारी जो चीज़ें जो हम सोचते रहते हैं, सोशियो पॉलिटिकल, रिलीजियो, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो सोचते रहते हैं, उसके साथ साथ अपना जो परिचय है इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में, ये जो अपना परिचय मैं कैसे दूं, क्योंकि सारे छोटे छोटे कम्युनिटीज़ जो हैं वो तो वॉशअप हो जाएगा, लेकिन बचे कैसे? अगर मैं अपने फोर फादर्स के पितामह, प्रपितामह के बारे में, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और मैं कहाँ से आया हूँ,
ये भी नहीं जानता, तो वो तो सिविलाइजेशन नहीं हुए हैं ना, सभ्यता का वो, क्योंकि वो ट्रेडिशन से जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ। और आपको तो पता ही है कि नेचर के साथ, प्रकृति के साथ मैं अपना कनेक्टिविटी जो है, संबंध जो है, मैं हमेशा जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जी, आपने मुझे याद है कि ऋतु समारंभ के प्रदर्शन के बाद जी मैंने आपसे कुछ पूछा था। आपने कहा कि मैं बहुत थक गया था जी और मैं माँ की गोद में सोना चाहता जी था, और जी प्रकृति जी माँ होती है, जी और इसलिए मैंने ऋतु समारंभ किया। मुझे याद है प्रकृति से के प्रति आपका जो गहरा अनुराग है, जी और आप जिस तरह प्रेरित होते हैं प्रकृति से। जी एक चीज़, आज़ादी के बाद जी भारत का रंगमंच जो विकसित हुआ, जी और अभी हम जहाँ हैं, जी चाहे वो तकनीकी स्तर पर हो, कंटेंट के स्तर पर हो, और भी जो रंगमंच के डिफरेंट जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जो आयाम हैं, उनकी बात करें तो कहाँ पाते हैं आप भारतीय रंगमंच को? आज़ादी के बाद का ये विकास हमें कहाँ लेकर आया है? भारतीय रंगमंच जो है उसका विकास बहुत हुआ है। आप देखिए, दुनिया में बहुत कम मेथोडोलॉजी या कैनन्स प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र जैसा कोई नहीं है। अब अगर नाट्य शास्त्र के साथ एरिस्टोटल के पोएटिक्स को हम उनके सामने खड़ा कर दें, तो पोएटिक्स में जो हैं वो बहुत कम है नाट्य शास्त्र के मुकाबले में। और अगर हम कहीं मतलब जाकर इसके जियामी के, मतलब नो थिएटर के, जापान के एक ही जो मेथोडोलॉजी है, तो उसके बारे में हम कहें तो उसमें भी बहुत छोटे पैमाने पे है सब कुछ। नाट्य शास्त्र जैसा कोई नहीं है। लेकिन नाट्य शास्त्र से जो डेवलपमेंट आए हैं इंडियन क्लासिकल थिएटर का, वहाँ मतलब बहुत ऊंचे पैमाने में हम कहेंगे, प्लेराइट्स से लेकर, निर्देशक से लेकर, आप तो जानते ही हैं कितने, कालिदास से लेकर, भास से लेकर कितने मतलब प्लेराइट्स हुए हैं, इतने बड़े बड़े पोइट्स हुए हैं, इतने बड़े बड़े वो हुए हैं। भास ने तो आपको पता ही है कि भास ने तो कह दिया था कि नाट्य शास्त्र को पढ़ के भास उसको पी गए, पीने के बाद जो जो निकला उससे वो अलग निकला। उसने कहा कि भाई जो भी मतलब करते हैं वो मंगलाचरण, वो पूर्वरंग सारे जो वो आते हैं करते हैं श्लोक, तो भास तो कहते हैं उसके नाटक में भाई नांद्यांते, जो नांदी के बाद जो है, नांदी जो है वो तो लिखा हुआ रहता है हर प्ले में, लेकिन यहाँ भास अपने प्ले में नांदी नहीं लिखता। तो कहते हैं कि भाई नांद्यांते सूत्रधार प्रवेशति, मतलब नांदी के बाद सूत्रधार को एंट्री प्रवेश करवा लो। इतने मतलब कॉन्टेम्पररी, इतने हमारा अगर अब भाष्य को लिया जाए, उसके नाटक जो है, अगर दुर्योधन ये कहता है, दुर्योधन जिसको हम लोग विलेन कहते हैं, दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन के डायलॉग अगर आखिर में देखिए तो वो कहता है कि मैंने अपने ज़िंदगी में इतने यज्ञ किए और एक राजा होने के खातिर मुझे जो कर्म करना था वो मैंने किया है। अगर किसी से मुझे युद्ध करना था, पांडवों से युद्ध करना था, मैंने किया। और उसके बाद उसको लेने के लिए कितने सारे राजहंस आ जाते हैं, और इतने बड़े, बिकॉज इट इज़ वेरी कंटेम्पररी। सारे दुनिया जो है वो हम जब सुनते हैं महाभारत को तो हम हमेशा सोचते हैं कि दुर्योधन एक विलेन है, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। द वे दैट ही हैज़ रिटन, इस तरह से लिखा, तो आज के ज़माने में आते 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 आज के ज़माने में एक वहाँ, जबकि आप लोगों के ज़माने में जब हुआ, आप लोग मतलब प्लेराइट्स जो हैं उसको एक अचानक एक रेनेसां आ गए।
इंडियन थिएटर में, मॉडर्न इंडियन थिएटर में, जिसमें आप भी शामिल हैं, तो मोहन राकेश से लेकर विजय तेंदुलकर से लेकर सारे जो बादल सरकार से लेकर इतने बड़े बड़े प्ले राइट्स आए और इतने अच्छे अच्छे प्लेस लिखे गए हैं जिसमें अच्छे निर्देशक हुए, अच्छे अभिनेता हुए, अच्छे सारे चीज़ इतने अच्छे इन द रेनेसां ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर वो आ गए, जो कि अंग्रेजी के 3 एक प्लेज जो हैं, जो कॉलोनियल शक्ल है उससे निकलकर हम कुछ करना चाहते थे। तो मोहन राकेश ने आषाढ़ के एक दिन में पूरे ड्राइंग रूम को बदल दिया और इंडियन ड्राइंग रूम किचन में लाया। तो किचन में ही बात होते हैं, खाना खाते खाते बात होते हैं, ये वाली बात मोहन राकेश ने लाकर हमारे सामने पेश कर दिया आषाढ़ के एक दिन में, और इतने खूबसूरत तरीके से। वहाँ से आकर जब सोशियो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है, रिलीजियो स्ट्रक्चर जो कि हमारे धर्म के स्ट्रक्चर, समाज के स्ट्रक्चर और जो भी इसके जितने धर्म के स्ट्रक्चर और अर्थनैतिक जो अवस्था है और व्यवस्था है, उसमें जो बदलाव जो आए हैं, तो उसके बदलाव के साथ साथ क्या हुआ कि हम लोगों के ऊपर हमारे इतने लंबे सिविलाइजेशन हज़ारों साल के सभ्यता है, उसके ऊपर इस 50 साल में अचानक टेक्नोलॉजी ने हमारे ऊपर टेक्नोलॉजी थोस दी एकदम से, ऐसे लाए गए कि लो टेक्नोलॉजी। तो हम टेक्नोलॉजी को लिए, कंफर्ट हमारे पैदा हो गए, एयर कंडीशन रूम में बैठना है, एयर कंडीशन गाड़ी चलाना है, सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन एक बात जो है, जो ह्यूमन जो एटीट्यूड है, क्योंकि वहाँ सारे आर्टिफिशियल एनर्जी है, ये बल्ब जल रहा है, ये भी आर्टिफिशियल एनर्जी है, ये एसी चल रहा है, वो भी आर्टिफिशियल एनर्जी है। लेकिन आदमी का जो एनर्जी था, एक किसान भाई के जो एनर्जी है, एक ट्राइबल, एक संताल को ले लीजिए, उनकी जो एनर्जी है वो बदल गए शहरों में। आज जो भी हैं, थोड़ा सा बचा कुचा है, वो बहुत दूर दूर में है। बिल्कुल। और ये जब बदल गए हैं तो हमने सोचा नाटक में भी मतलब टेक्नोलॉजी लाया जाए, बहुत लाया, बहुत सारे लाइट्स, बहुत सारे ये वो फलाना फलाना। लेकिन जो मेन सिमेटिक कंटेंट की पावर है, वो जो पावर, एक पावरफुल प्ले का जो होना चाहिए, उसमें ये टेक्नोलॉजी कितने सपोर्ट करते हैं और या वो हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, ये इसमें बहुत बड़ा प्रश्न आ गया, अभी सवाल पैदा हो गया। आप थिएटर में एस्थेटिक्स का क्या अर्थ है, क्या स्थान है? क्योंकि आप अपने एस्थेटिक सेंस के लिए और अलंकरण के लिए खास तौर पर आप जाने जाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कई बार एस्थेटिक की खोज जो है या अलंकरण जो है थिएटर में, वो कंटेंट को दबा देता है, कंटेंट के साथ जो दर्शक का जो एक रिश्ता बनना चाहिए उसमें बाधा बनता है? तो ऐसा मतलब बाधा नहीं, बल्कि वो कनेक्टिविटी बढ़ता है। क्योंकि आप एक चीज़ को जिसके जायका जो है, टेस्ट जो है, एक ही टेस्ट है, उसको अच्छी तरह से पेश करने का जो तरीका होता है, उसको खूबसूरत तरीके से पेश करने का, उसमें सौंदर्यबोध लाने का जो एक तरीका है, एक मेथड है, उसके ऊपर आप काम करें। क्योंकि आप देखिए, आज के ज़माने में अगर कहा जाए कि एक केक है, एक बर्थडे केक है, तो बर्थडे केक मतलब उसके टेस्ट तो एक ही हैं, चाहे वो चॉकलेट का आए या आए, लेकिन उसके ऊपर सजावट क्यों इतने हैं? क्योंकि जब खूबसूरती से सजावट, आप अलंकरण जिसको कहते हैं, अगर किसी बहुत खूबसूरत
स्त्री को अगर आप बगैर कुछ आप उसको छोड़ दें, हो सकता है कि वो खूबसूरत हो, सुंदरी हो, लेकिन उसके अलंकरण, उसके पास अलंकार नहीं है, तो उसका जो जितना ऊपर उठना चाहिए था वो तो नीचे आएगा ही, क्योंकि उसको आगे बढ़ाने का जो तरीका है। और एक देखिए, सोना जो है बहुत आपने पहन लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना पहनना चाहिए उतना आपने पहना, लेकिन जब तक न सोना पहनेंगे, अलंकरण नहीं होगा, तो वो औरत जो है, वो स्त्री जो है, उसको देखकर लोग कैसे कहेंगे, अरे वो जो पहन रही है उससे तो वो खूबसूरत ज़्यादा है, सोने से ज़्यादा खूबसूरत है। इसके ऊपर काम है। एक सवाल बार बार उठता है मन में कि चक्रव्यूह, जी उरुभंगम, जी कर्णभारम, जी ये जो ट्रायोलॉजी है, जी, इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? मेरा ये सोच ये है कि एक तो है कि संस्कृत थिएटर का जो एक ट्रेन, जो कि ये माने जाते हैं कि संस्कृत थिएटर कैसे लुप्त हुआ, तो लोग बोलते हैं ये तो पंडितों के भाषा है और ये आम आदमी उसको समझ नहीं सकते हैं, इसलिए मतलब कोई भी नहीं, वहाँ जो भी मंत्री जी और ये वो ब्यूरोक्रेट बैठकर देखते थे और राजा महाराजा बैठकर देखते थे उसको, और वो ये जो महल के अंदर के, ये जो राजमहल है उसके अंदर ये जो प्राचीर है उससे बाहर नहीं निकलते थे, इसीलिए माना जाता है कि वो लुप्त हो गया। लेकिन मैं इसको अलग तरीके से मैंने सोचा और देखना मैं पसंद करता हूँ। वो ये है कि मैंने देखा कि टाइम फैक्टर जो है वो है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है कि नाट्य शास्त्र और नाटक और नाट्य शास्त्र से जितने भी मतलब वो हुए हैं, मतलब विस्तार हुए हैं, चाहे नृत्य हो, नाट्य हो, चाहे जो भी हो, इवन लिटरेचर जो भी है, छंद का इतना मतलब उसके बारे में इतना बता देना, उसका तो भरत मुनि जी का, तो उसमें मैंने देखा कि हमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत थिएटर जो है, चाहे वो टूट भी गया हो, लेकिन वो एक आईना था बहुत बड़ा समाज का, सारे चीज़ों का, कैसे मतलब हमारे ट्रेडिशन कैसे चलते थे, परंपरा क्या है, ये है, और जितने भी रोज क्या कहेंगे उसको, जो जानते हैं, जो व्यवहार है, उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो वो सारे जो चीज़ें, क्योंकि ये विद्वान का लिखा हुआ है, कालिदास का लिखा हुआ है शकुंतला, अब विज्ञान शकुंतलम में जो हैं, जो थॉट है, फिलॉसफिकल थॉट है, अगर उसको हम कहें कि ये तो संस्कृत नाटक है भाई, इसको छोड़ दो, तो मतलब उसको साहित्य को, उसके लिटरेचर को हम समझेंगे नहीं। और वो एक बहुत बड़ा आईना था, ये जो क्लासिकल इंडियन थिएटर, तो अचानक उस आईने में क्रैक आ गए और उसमें पत्थर फेंका गया अगर, तो वो टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन टुकड़े जो हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो बसे हुए हैं। जैसे फोक थिएटर आ गए, उसमें जो भी लोगों ने काम किए हैं उसने, और तो हर जगह वो फैला हुआ है, चाहे वो गुजरात में हो, महाराष्ट्र में, हर जगह, कर्नाटक में हो, मणिपुर में हो, चाहे बिहार में हो, कहीं कहीं भी। तो ये टुकड़े जो हैं, टुकड़े टुकड़े चीज़ों को लेकर, अगर उस टुकड़े चीज़ों को हम देखते हुए, उस आईने का देखते आईने में हम देखेंगे छोटे टुकड़े में, तो थोड़ा सा आँख
या थोड़ा सा मतलब अपना जो होंठ है उसको दिखाई देगा, वो सारे जो मैंने सोचा कि ये सारे जो चीज़ों को लेकर अगर फिर से हम कालिदास को या भाष्य को मतलब फिर से लाया जाए इसमें, तो मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा एक निदेशक के हिसाब से मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं सोचूंगा अपने आप को, तो मैंने इस तरह से कलेक्ट करना शुरू जी। किया है। ये अभी भारतीय रंगमंच पर जी राजनीति से कोई निरपेक्ष नहीं रह सकता। राजनीति तय जी कर जी रही है जी जी कि आप रोटी खाएंगे तो उसकी जी कीमत क्या होगी। तो जी नॉन पॉलिटिकल की तरह कुछ नहीं है। हमारा सबका जीवन जी राजनीति से प्रभावित है। जी। तो आपको क्या लगता है कि भारत में, आधुनिक भारत में पॉलिटिकल थिएटर जैसी कोई अवधारणा अभी एग्जिस्ट कर रही है? क्या वैसा रंगमंच का भविष्य है, देखिए या रंगमंच को पॉलिटिकल थिएटर होना चाहिए? देखिए कोई भी पॉलिटिक्स जो है ना, वो उसके पार्टी के नाम से चलता है। जो भी है वो पार्टी जो है, तो उसका एक समय होता है। तो मैं मतलब किस समय के साथ मैं अपने आप को जोड़ूंगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा। ये समस्या है। ये समस्या है, क्योंकि उसके साथ मैं क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि वो कल अगर नहीं रहे तो क्या उसका क्या हुआ। हमने बहुत पॉलिटिशियंस को देखा है, माफ़ कीजिएगा, जो मंत्री थे तो एक मतलब छतरी लेकर मतलब वो जा रहे हैं, मीलों पैदल जा रहे हैं। तो ऐसा भी हुआ है ना। तो मैं अपने आप को उस हाल में नहीं देख सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि देश का भला हो, इस देश का, और आर्ट एंड कल्चर जो है वो आपको क्या देता है। मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स इज नॉट रियली सप्रेशन मी, पॉलिटिक्स इज दिस। मैंने कहा कि कल्चर जो है, आर्ट एंड कल्चर, उसको लो, उसमें ज्ञान है, विज्ञान है, उसमें जितने भी ह्यूमन काइंड है, सारी जो चीज़ें अच्छे हैं उसको लो और तुम पॉलिटिशियन बनो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं नहीं आने वाला। भारत के विभिन्न भाषाओं में जो जी रंगमंच हो रहा है, चाहे दक्षिण में हो या सुदूर उत्तर पूर्व में जहाँ आप काम कर रहे हैं और जी वहाँ हो, या मध्य भारत, कहीं भी, अभिनेता की रंगमंच पर क्या स्थिति है? अभिनेता की उपस्थिति को आप कैसे अंडरलाइन करते, कैसे रेखांकित करते? अभिनेता की जो भी है, अभिनेता का अभी देखिए, इस देश का अभी अभी जो आप मतलब इस समय के बात कर रहे हैं, तो थिएटर में, नाटक में अभिनेताओं को क्या मिलता है? यहाँ बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। उसके ज़िंदगी, उसके जीवन यात्रा, उसके परिवार, उसके सारे जो चीज़ें हैं वो कहाँ से लाकर खिलाएंगे? वो अपने बच्चे के जूते, अपने स्कूल के फीस भरने का, ये सारे वो भी तो इंसान है। अभिनेता इंसान होता है। तो उसके लिए हमारे बहुत चिंता है, उसके लिए ये कैसे करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो भी मतलब हुआ है वो क्या है कि बड़े शहर में टीवी हुआ है, टेलीविज़न हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो वहाँ सब चले गए। अच्छे टैलेंट्स, अच्छे वो मतलब अपने आप को सरेंडर करने वाले बात आ गई। एक स्थिति ऐसे बन गई कि अच्छे एक्टर भी सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे ज़िंदगी जीना है, थोड़ा सा अच्छा बेहतर खाना खाना है। तो उसमें बहुत बड़ा एक समस्या दिखाई दिया, जो कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले इतने नहीं थे। ये सिर्फ एक्टर में ही नहीं, हर जगह अब होने लगा है कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है। प्राइवेट कंपनीज आ गए हैं कि उसमें प्राइवेट कंपनीज में तो ऐसे हैं हाल कि भाई कुछ भी करो, पता ही नहीं चलता कि कब आपको निकाल दिया जाए, पता ही नहीं चलता कि भाई आप किस तरह से आपको मोल्ड करेंगे,
पता यानी ही नहीं। रंगमंच का पेशेवर नहीं होना इसमें सबसे इसमें मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, और एक तो एक 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 वो क्या कहते हैं, एक ग्रुप जो है वो एक प्रेक्षागृह को हायर करेगा, उसमें पैसा लगता है, म्यूजिशियन को लाएगा पैसा लगता है, एक्टर्स को लाएगा पैसा लगता है, सबको पैसा लगता है। कम से कम मतलब इतने खर्च तो लगेगा ही, लेकिन पब्लिसिटी करने का भी पैसा नहीं। तो उसके नाटक को टिकट लेकर कौन देखेगा, नंबर वन। और एक तो ये है नाटक का एक वो सिलसिला कहेंगे, एक परंपरा है कि इस मुल्क में एक परंपरा है, तो वो है कि आप हमें मतलब न्योता भेजिए, इनविटेशन दीजिए, बस इनविटेशन ही करते रहो जिंदगी में। एक टिकट मतलब 5 रुपया का, 10 रुपया का भी टिकट खरीद कर देखता नहीं है। हम सब सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हैं कि रतन थ्याम से हमारी बातचीत हुई, और भारतीय रंगमंच और रतन जी की अपनी रचनात्मकता, तो इस छोटी सी अवधि में जितना हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते थे कर सके, वो कर पाए। आप सबका रतन जी, हम सचमुच आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अरे बातचीत ऋषिकेश की। जी, और आप जैसे कवि, आप जैसे कलाकार, आप जैसे एक महान आदमी के साथ, इंसान के साथ बैठना और कुछ वक्त मतलब बातचीत करना, ये हम मेरे सौभाग्य है। सचमुच आपके बहुत अच्छा शुक्रगुजार लगा। हैं। बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।